Two masses M1 and M2 are initially at rest with a spring compressed between them. एक स्प्रिंग जिसको कंप्रेस करके उसके दोनों किनारों पे दो मैसेज को अटैच किया गया और इस वक्त दोनों मैसेज रेस्ट पे हैं. What is the ratio of magnitude of their velocities after the spring has been released? वो कह रहा है जब स्प्रिंग को छोड़ा जाए तो उसके बाद दोनों मैसेज जारी बात है एक दूसरे से अवे मूव करेंगे. तो बताएं अब उनकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की क्या रेशो होगी. ये बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं. मैं पहले डेटा लिख देता हूं. ओके, ठीक है. द रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर वेलोसिटीज आफ्टर द स्प्रिंग इज रिलीज्ड, ये हमने फाइंड करना है. मैं अभी आपको बताता हूं कि ये किस तरह से करेंगे. ओके, सबसे पहले तो हम डायग्राम एक बड़ी आसान सी एक डायग्राम बना लेते हैं. देखें, फर्स्ट कर लें, ये वो स्प्रिंग है जिसको हमने कंप्रेस किया हुआ है और ये मैस M1 और ये एक मैस M2 इन इस स्प्रिंग के दोनों किनारों के दरमियान अटैच है. और फर्स्ट कर लें ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिस पे ये सारा सिस्टम पड़ा हुआ है. इनिशियली अगर बात की जाए, इनिशियल वेलोसिटी जिसे आप V1 से जाहिर कर सकते हैं, ये ज़ीरो होगी. M1 की इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, M2 की भी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो. लेकिन M1 और M2 जब आप इनको छोड़ देंगे तो M1 लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा और M2 राइट साइड की तरफ जाएगा. इस तरह से M1 की फाइनल वेलोसिटी को V1 प्राइम कह सकते हैं और M2 की फाइनल वेलोसिटी को V2 प्राइम कह सकते हैं. हमने इसी फाइनल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की रेशियो निकालनी है असल में. यानी हमने एक्चुअली फाइंड क्या करना है, V1 प्राइम डिवाइडेड बाय V2 प्राइम क्वेश्चन मार्क, ये हमने एक्चुअली फाइंड करना है. ठीक है, तो बड़ा आसान न्यूमेरिकल है. हम सिंपली क्या करेंगे, हम एक जो हमने लॉ पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसको यूज करेंगे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, PI यानी इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम. इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, M1 V1 प्लस M2 V2 शुड बी इक्वल टू M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम. अब जानते हैं कि अमूमन कोई भी इवेंट होने से पहले जो इनिशियल वैल्यूज हैं उनको विदाउट प्राइम से हम जाहिर करते आए हैं पूरे चैप्टर में, और जब कोई इवेंट हो जाता है तो उस इवेंट के बाद जो वेलोसिटीज हैं उनको हम प्राइम से जाहिर करते आए हैं. इसलिए यहाँ भी मैंने सेम वही नोटेशन यूज की है. अब आप गौर करें, लेफ्ट हैंड साइड पे इनिशियल वेलोसिटी की जगह भी जीरो आ जाएगा, और यानी M1 की इनिशियल वेलोसिटी की जगह भी जीरो आ जाएगा और M2 की इनिशियल वेलोसिटी की जगह भी जीरो, जिसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड पे तो सारा कुछ जीरो हो जाता है. यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो आ गया और राइट हैंड साइड पे M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम ये आ गया. अब एक काम करते हैं, अब हम M1 V1 प्राइम को तो उधर ही रहने देते हैं, M2 V2 प्राइम को इस तरफ मूव कर देते हैं. वो इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा. माइनस M2 V2 प्राइम इज इक्वल टू M1 V1 प्राइम. बेसिकली हमने फाइनल वेलोसिटीज की मैग्नीट्यूड की रेशो निकालनी है. तो ऐसा करें, V1 प्राइम को उस तरफ ऊपर रहने देते हैं और V2 प्राइम को हम V1 प्राइम के साथ नीचे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ V2 प्राइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होगा. इसी तरह M1 राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, M1 राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये इस तरफ आके डिवाइड होना शुरू हो जाएगा. इस तरह से हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा, V1 प्राइम डिवाइडेड बाय V2 प्राइम, और लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1. आप इसको तरतीब सीधी करके ऐसे भी लिख सकते हैं, V1 प्राइम ओवर V2 प्राइम इज इक्वल टू माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1. बेसिकली ये वो आंसर है जो उसने हमसे पूछा था. लेकिन इसमें एक और चीज है,
यहाँ पे आप गौर करें, राइट हैंड साइड पे नेगेटिव साइन नजर आ रहा है। याद रखें नेगेटिव साइन का यहाँ मतलब क्या है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं, यानी अगर एक ऑब्जेक्ट राइट जा रहा है तो दूसरा लेफ्ट जा रहा है, अगर एक लेफ्ट जा रहा है तो दूसरा राइट जा रहा है। इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने हमसे वेलोसिटीज की मैग्नीट्यूड की रेशो पूछी थी, और मैग्नीट्यूड तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए यहाँ पर हम ये मेंशन कर सकते हैं फॉर मैग्नीट्यूड्स या रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड्स, तो उसके लिए v1 प्राइम ओवर v2 प्राइम इज इक्वल टू m2 ओवर m1। राइट हैंड साइड पे जो नेगेटिव साइन है वो हमने नहीं लिखा। एक और बात याद रखें, टेक्स्ट बुक में जब आप आंसर देखेंगे तो आपको आंसर में लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे प्राइम के बगैर नजर आएगा। याद रखें वहां पे उन्होंने फाइनल वेलोसिटीज को प्राइम के बगैर से ही जाहिर किया हुआ, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे उसने v1 ओवर v2 लिखा हुआ है। लेकिन आप जानते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम फाइनल वेलोसिटीज को प्राइम से जाहिर करते हैं, इसलिए यहाँ भी मैंने प्राइम से जाहिर कर दिया। और वैसे भी हमारा आंसर ये नहीं है, ये तो क्वेश्चन था, हमारा आंसर ये है जो राइट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा है, दैट इज m2 डिवाइडेड बाय m1। उम्मीद करता हूँ वो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी इस चीज को देख के। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। 3.5 इसमें वो कह रहा है एन अमेबा ऑफ मास 1 × 10⁻⁻12 kg, इसके मास को हम ये नाम दे देंगे, कैपिटल M से जाहिर कर देंगे। प्रोपेल्स इटसेल्फ थ्रू वाटर बाय ब्लोइंग अ जेट ऑफ वाटर थ्रू अ टाइनी ऑरिफिस। अमेबा आप जानते हैं कि एक यूनिसेलुलर एक ऑर्गन है, एनिमल है, एक यूनिसेलुलर जो आप बायो में पढ़ते हैं। तो अमेबा इजेक्ट्स वाटर विद द स्पीड ऑफ 1 × 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। देखिए उसने फर्ज कर लें एक ऑरिफिस यानी एक सुराख सा है जिसके अंदर से एक डायरेक्शन में वो पानी का एक जेट फेंकता है, यानी पानी की एक धार फेंकता है, और रिएक्शन के तौर पे दूसरी डायरेक्शन में मूव करता है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है जो हमने इस न्यूमेरिकल में यूज़ करना है, और फॉर्मूला भी मैं आपको अभी बता देता हूँ जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। वेलोसिटी की वैल्यू भी गिवन है एट द रेट ऑफ, अच्छा ये जो है ये उसने रेट ऑफ मैस फ्लो या फ्लो रेट की वैल्यू बताई है। आप जानते हैं फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो में भी हमने फ्लो रेट m/t लिखा था। Assume that the water is being continuously replenished so that the mass of amoeba remains the same. If there were no force on amoeba other than the reaction force caused by the emerging jet, what would be the acceleration of amoeba? If amoeba moves with a constant velocity through water, what is the force of surrounding water on the amoeba? यानी जो रिएक्शन फोर्स है, यानी देखें अमेबा जो है वो पानी के जेट को एक डायरेक्शन में फेंकता है, तो जो सराउंडिंग वाटर है वो अमेबा पे दूसरी डायरेक्शन में जो फोर्स लगाएगा वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल का पार्ट बी हम पहले करेंगे क्योंकि पहले पार्ट बी इजीली किया जा सकता है। मैस ऑफ अमेबा को कैपिटल M से हम जाहिर कर देते हैं, उसके बाद स्पीड ऑफ इजेक्टेड वाटर को v से जाहिर किया गया है, मैस पर सेकेंड ऑफ वाटर यानी फ्लो रेट m/t की वैल्यू गिवन है, और एक्सेलरेशन ऑफ अमेबा और फोर्स ऑफ वाटर ऑन अमेबा ये हमने फाइंड करना है जी। इसके लिए सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं पार्ट बी करने लगा हूं। पार्ट बी में आपने पढ़ा होगा फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था जो मैं यहां पे डायरेक्ट ही यूज कर रहा हूं, m/t इंटू v। इसमें v जो है ये स्पीड ऑफ वाटर है यहाँ पे फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो में। लेकिन ये फॉर्मूला याद रखें हम हर ऐसी जगह यूज कर सकते हैं जहां कोई मैस मूव करके एक डायरेक्शन में जा रहा है और रिजल्टेंटली वो पूरा ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे यहाँ पे उसने अमेबा का जिक्र किया है कि फर्ज कर लें ये एक ऑरिफिस है और इस ऑरिफिस से एक डायरेक्शन में एक पानी का जेट किसी स्पीड से बाहर आ रहा है। हमने ये जो रिएक्शन फोर्स है ये फाइंड करनी है। ठीक है, जाहिर बात है ये जो पानी का जेट है ये
ये भी कोई एक्शन की फोर्स लगा रहा होगा सराउंडिंग वाटर पे, यानी जो इर्द गिर्द वाला दूसरा वाटर है उस पे एक एक्शन की फोर्स लगा रहा होगा, और इसी एक्शन की फोर्स की वजह से ये एक रिएक्शन की फोर्स लगी है, जिसकी मैग्नीट्यूड हम बिल्कुल उसी फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं जो आपने फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप गौर करें, m/t यानी फ्लो रेट की जगह हम पुट करेंगे ये वाली वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻13। तो ये हम यहां पे लिख देंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻13, और स्पीड की जगह हम लिखेंगे ये वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4, 1 इंटू 10⁻⁻4। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी 10⁻⁻17। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻17। ये न्यूटन में अमेबा पे लगने वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड आ गई। ठीक है, इसको मैं बॉक्स में लिख देता हूं। ये पार्ट बी हमने पहले कर लिया, अब मैं पार्ट ए की तरफ आने लगा हूं और आपको ये समझ भी आ जाएगी कि हमने पहले पार्ट बी क्यों किया। ठीक है, पार्ट ए में हम जानते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। अब यहां पे बताएं, यहां पे ये जो फोर्स है जो ऊपर हमने कैलकुलेट की है ये अमेबा पे लगी है, और इसी अमेबा पे जो अप्लाइड फोर्स है वो अगर हम यहाँ पे पुट कर दें और अमेबा का मास यहाँ पे पुट कर दें जिसको हमने कैपिटल M से जाहिर किया है, तो हम बड़ी आसानी से उसका एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए एक्सेलरेशन कैसे आएगा, अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब अप्लाइड फोर्स कितनी है 1 इंटू 10⁻⁻17, और मास कितना है 1 इंटू 10⁻⁻12, जो ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है 1 इंटू 10⁻⁻12। इस तरीके से आपका जो एक्सेलरेशन है उसका आंसर 1 इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा, और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा पार्ट 1 का आंसर आ गया, पार्ट ए का, दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी, तो नेक्स्ट है एक बॉय की हरकत हमें बता रहा है। वो कह रहा है अ बॉय प्लेसेस अ फायर क्रैकर ऑफ नेग्लिजिबल मास इन एन एम्प्टी कैन ऑफ 40 ग्राम मास। एक कैन है, वो मैं अभी डायग्राम में आपको शो कर देता हूं। इसके मास को हम M1 से जाहिर कर लेंगे। ही प्लग्स द हैंड विद अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम। इसको भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे केजी में, और M2 से जाहिर कर लेंगे। आफ्टर इग्नाइटिंग द फायर क्रैकर ही थ्रोज द कैन स्ट्रेट अप। उसने कैन को हवा में ऊपर की तरफ उछाल दिया। इट एक्सप्लोड्स एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ इफ ब्लॉक शूट्स आउट विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब पहुंचा तब एक्सप्लोजन हुआ, और फिर वो कह रहा है कि ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी जो है वो अगर 3 मीटर पर सेकेंड है तो हाउ फास्ट विल द कैन बी गोइंग, कैन कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। अब साथ साथ हम डायग्राम भी बनाएंगे, हम डेटा भी साथ साथ लिखते जाते हैं। देखिए, फर्स्ट कर लें, मास ऑफ कैन को मैं M1 से जाहिर करता हूं, और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लें या 1000 से डिवाइड कर लें, बात एक ही है। मास ऑफ ब्लॉक को M2 से जाहिर कर लें, इसमें भी 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, केजी में कन्वर्ट हो गया। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी जिसे आप V1 प्राइम, सॉरी ब्लॉक का मास तो M2 है ना, तो आप इसको V2 प्राइम से जाहिर कर सकते हैं। ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी को V2 प्राइम से जाहिर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां मैं एक रफ सी डायग्राम बना देता हूं। यानी फर्स्ट कर लें, ये वो कैन था, जैसे टिन पैक होता है ना कोई कोक का, उसके अंदर उसने एक फायर क्रैकर रखा, एक बॉम्ब छोटा सा रखा, और इस कैन को किसी थ्रेड की मदद से, किसी धागे की मदद से एक वुडन ब्लॉक के साथ बांध दिया। ये है कैन,
और नीचे है वुडन ब्लॉक। अब कैन के मास को हमने m1 से जाहिर कर दिया, जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे डेटा में आपको नजर आ रहा है, और वुडन ब्लॉक के मास को m2 से जाहिर कर दिया। कैन की इनिशियल स्पीड को v1 और वुडन ब्लॉक की इनिशियल स्पीड को v2 से जाहिर कर दें। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसने ये कहा कि कैन को हवा में ऊपर की तरफ वर्टिकली अप उछाला। एक बात याद रखें, जब भी कोई बॉडी वर्टिकली अपवर्ड जाता है तो अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके थोड़ी देर के लिए रुकता है। इसका मतलब है यहां पे उसने यही बताया कि धमाके से पहले कैन अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे था, इसका मतलब है वो थोड़ी देर के लिए रुका होगा। यानी वो हमें ये बताना चाह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कैन भी जीरो है और ब्लॉक तो पहले ही रेस्ट पे था, इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक भी जीरो है। अब साथ ही साथ उसने फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, जिसे मैंने v2 प्राइम से जाहिर किया है यहाँ पे, ये उसने बता दी है। यानी धमाके के बाद 3 मीटर पर सेकंड से ब्लॉक किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो बताएं कि कैन कितनी वेलोसिटी से जा रहा होगा। अब कैन की वेलोसिटी को हम v1 प्राइम से जाहिर कर लेते, v1 प्राइम से जाहिर कर लेते, और यही हमने फाइंड करनी है। बड़ा ही सिंपल न्यूमेरिकल है, इसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करेंगे। जी, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करते हैं। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम जानते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 मस्ट बी इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अब आप गौर करें, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पे यहां भी जीरो ही आएगा। v1 भी जीरो है, v2 भी जीरो है, सो लेफ्ट हैंड साइड पे तो जीरो हो गया। राइट हैंड साइड पे m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो v1 प्राइम यानी कैन की फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो इसलिए बाकी जो कुछ भी है उसे दूसरी साइड पे मूव कर दें, वो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस m2 v2 प्राइम इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम। अब m1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड होगा, तो इस तरीके से v1 प्राइम का फाइनल फॉर्मूला आपको मिलेगा माइनस m2 v2 प्राइम डिवाइडेड बाय m1। अब आप वैल्यूज पुट कर दें। m2 कितना है, m2 था 200 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर माइनस 3, और v2 प्राइम कितना था, जो 3 मीटर पर सेकेंड उसने बताई है, यहां पे 3 आ गया, डिवाइडेड बाय m1 की जगह क्या आएगा, m1 की जगह आएगा 40 ग्राम था ना, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 रेज पर माइनस 3 से मल्टीप्लाई भी किया। अब ये सारा कुछ सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी -15 मीटर पर सेकेंड। अब आप गौर करें, यहां पे भी एक नेगेटिव साइन आ रहा है, और ये बात याद रखें कि यहां पे भी नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि कैन और वुडन ब्लॉक एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि इस न्यूमेरिकल की भी बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, न्यूमेरिकल 3.7। 3.7 में कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन जिसके मास को यहाँ पे बताया भी गया है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ये आपको वैसे जुबानी याद भी होना चाहिए। ट्रैवलिंग एट, ये इलेक्ट्रॉन की इनिशियल स्पीड है। अब यहाँ पे एक बॉडी या एक मास दूसरे मास से टकराने जा रहा है, तो इसलिए जो टकराने जा रहा है उसके मास को हम m1 से जाहिर करेंगे डाटा में, और जिसके साथ टकराने जा रहा है उसके मास को डाटा में जाके अभी आप नोट करेंगे हम m2 से जाहिर करेंगे, विच इज इनिशियली एट रेस्ट। सेकेंड बॉडी इनिशियली रेस्ट पे था, यानी m2 इनिशियली रेस्ट पे था, यानी हम v2 की जगह 0 पुट करेंगे। ये v1 की वैल्यू है, इनिशियल वेलोसिटी v1 गिवन है, v2 0 है। Assuming the collision to be perfectly elastic and a motion to be along straight line, find the velocity of hydrogen atom। अब देखिए, हाइड्रोजन एटम यहाँ पे सेकंड बॉडी है जिसको आप m2 से जाहिर करेंगे, इसका मतलब है हमें इसी की फाइनल वेलोसिटी यानी v2 प्राइम की वैल्यू चाहिए। अब ये सारा डाटा
मैं यहाँ पे मेंशन करने लगा हूँ। डेटा में आपके पास है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चूंकि टकराने जा रहा है इसके मास को m1 से जाहिर कर दिया। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की थी, इसे v1 से जाहिर कर दिया। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम सेकंड बॉडी है, इसके मास को m2 से जाहिर कर दिया। और वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम बिफोर कोलिजन, क्योंकि उसने बोला है कि शुरू में ये रेस्ट पे था तो इसलिए v2 की जगह 0 आ गया। वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम आफ्टर कोलिजन, v2 प्राइम की वैल्यू हमने निकालनी है। और ये रिलेशन आपको याद होगा, हमने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है v2 प्राइम के लिए इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन वाले टॉपिक में। v2 प्राइम का ये जो रिलेशन है, इसमें आप गौर करें, v2 की जगह अगर मैं 0 पुट कर दूं यहां से, चूंकि v2 तो 0 है, सेकंड बॉडी तो रेस्ट पे है, अब v2 सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर v2 की जगह 0 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म तो सारी की सारी 0 हो जाएगी, यानी हमारे पास v2 प्राइम जो है उसके फॉर्मूला में सिर्फ ये बचेगा 2m1 v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और सेकंड टर्म सारी की सारी 0 हो गई है। अब आप यहाँ पर सबकी वैल्यूज पुट कर दें। जब आप m1 की जगह पुट करेंगे 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31, और v1 की जगह यानी इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का मास यानी 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31, और इसमें ऐड करेंगे हाइड्रोजन का मास यानी 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर माइनस 27। ठीक है, इसको मैं ठीक कर देता हूं, यहां पे क्या आएगा माइनस 27। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा v2 प्राइम का 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 4 मीटर पर सेकेंड। नाउ दिस इज v2 प्राइम। ये v2 प्राइम की वैल्यू आपके सामने आ गई, और इसे हम यहां पर बॉक्स में लिख देते हैं। यह आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3.7 का। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.8 की तरफ। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। 3.8 में कह रहा है अ ट्रक वेइंग 2500 किलोग्राम, एक ट्रक ने क्या किया जी जिसका मास 2500 केजी है, ये इनिशियल वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी कार, एक सेकंड बॉडी जो सेकंड ऑब्जेक्ट जो कार है जिसके मास को आप m2 से जाहिर करेंगे 1000 केजी, ये शुरू में रेस्ट पे थी बेचारी, इसके साथ आके ट्रक ने टक्कर मार दी। तो हुआ क्या, वो कह रहा है द ट्रक एंड द कार मूव टुगेदर आफ्टर द इम्पैक्ट। टकराने के बाद ट्रक ने बड़े मजे से गाड़ी को अपने साथ ही ले जाना शुरू कर दिया। इसका मतलब है दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या है, सेम, और यही कॉमन वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं डेटा में कुछ चीजें आपके सामने लिख देता हूं। डेटा में आपके पास मास ऑफ ट्रक, इसे m1 कह दें, ये गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक, m1 की इनिशियल वेलोसिटी को v1 से जाहिर करेंगे, ये भी गिवन है। मास ऑफ कार सेकंड बॉडी m2, इसकी वैल्यू गिवन है। और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार, क्योंकि गाड़ी शुरू में स्टेशनरी यानी रेस्ट पे थी, v2 की जगह 0 पुट करना पड़ेगा। अब ये सामने आपके पास ट्रक आ गया और ये आपके पास कार भी आ गई। ट्रक ने क्या किया, ट्रक ने गाड़ी बेचारी को टक्कर मारी, गाड़ी रेस्ट पे थी। अब हुआ क्या, देखिए ट्रक की इनिशियल स्पीड तो थी, ट्रक की इनिशियल स्पीड थी v1 जो कितनी थी 21 मीटर पर सेकेंड। गाड़ी बेचारी रेस्ट पे थी, गाड़ी की इनिशियल स्पीड 0 है। अब हमने क्या करना है, दोनों की फाइनल स्पीड निकालनी है, क्योंकि दोनों इकट्ठी ही मूव करना शुरू हो गए। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बड़ा ही आसान है। आप इनिशियल मोमेंटम m1 v1, m1 का इनिशियल मोमेंटम प्लस m2 का इनिशियल मोमेंटम, ये इक्वल हो जाएगा m1 का फाइनल मोमेंटम प्लस m2 का फाइनल मोमेंटम। अब देखिए इनिशियली गाड़ी तो रेस्ट पे थी, इसका मतलब ये हुआ कि v2 की जगह 0 पुट करेंगे। इसी तरह v1 प्राइम और v2 प्राइम, देखें
V1 प्राइम और V2 प्राइम यानी गाड़ी की और ट्रक की, V1 प्राइम किसकी फाइनल वेलोसिटी होगी? ट्रक की। और V2 प्राइम किसकी होगी? कार की। ये दोनों सेम है और इन दोनों की जगह हम V यूज कर लेते हैं और यही V हमने फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। यानी V1 प्राइम की जगह भी मैं V लिख दूंगा, V2 प्राइम की जगह भी V लिख दूंगा और ये V राइट हैंड साइड पे कॉमन आ जाएगा। जब ये राइट हैंड साइड पे कॉमन आएगा तो आपके पास V कॉमन आ गया और ब्रैकेट में M1 प्लस M2 आपके पास आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे दूसरी टर्म 0 हो गई है तो आपके पास सिर्फ M1 V1 बच गया। अब ये M1 प्लस M2 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे M1 V1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 और ये हमारे पास V का फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास V का आंसर इस तरीके से आ जाएगा। M1 की जगह 2500, V1 जो ट्रक की इनिशियल स्पीड थी 21 ये भी गिवन थी, फिर M1 की जगह 2500, M2 यानी कार की मास की वैल्यू गिवन है 1000। जब नीचे आप इसको ऐड करेंगे तो 3500 बन जाएगा, उसको ऊपर सबके साथ सॉल्व करें तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी 15 मीटर पर सेकेंड। यानी इन दोनों की फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी? 15 मीटर पर सेकेंड। दिस इज कॉमन वेलोसिटी ऑफ ट्रक एंड कार आफ्टर कोलिजन।